Hello everyone and welcome back to my another video. इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारी क्लास 11th हॉर्नबिल बुक इंग्लिश की। उसकी हम पोइट्री करेंगे पोम नंबर 1 आ फोटोग्राफ। So this famous poem is written by the poet Shirley Tolson. सबसे पहले हम पोएम की एक जो चीजें हैं जो इसमें बताई गई हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो पोम है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। मींस जैसे कि आपको पता होगा जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं पोम में वो आपस में राइमिंग होते हैं, बट यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये फ्री वर्ड्स पोम है। सेकेंडली ये नॉस्टैल्जिक पोम है बिकॉज ये हमें टाइम से रिलेट करिए, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट थिंग जो इसमें हो रहा है वो क्या है? ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट टू हर मदर। जो पोइट है वो अपनी मदर को ट्रिब्यूट कर रही है। लास्टली एक टाइम से रिलेटेड पोम है। सो ये थी पोएम की एक आउटलुक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस पोइट के बारे में। पोइट के बारे में भी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि इससे पहले हमने एक चैप्टर रीड करा था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें कि वो अपनी ग्रैंड मदर को वो चैप्टर ट्रिब्यूट कर रहा था पोइट। ऐसे ही जैसे कि वहां पे वो अपना रिलेशन एक बॉन्ड शेयर कर रहा था अपनी ग्रैंड मदर के साथ, वो उसने शेयर किया था। इसी तरीके से यहाँ पे जो पोएट है हमारी वो अपनी मदर के साथ अपना जो भी मेमोरी है वो रिलेट करना चाह रही है, एंड वो पूरी तरीके से इस पोम को अपनी मदर को डेडिकेट कर रही है। इस वजह से जो पोम है ये आपको इस चैप्टर के बाद पढ़ाई जा रही है, बिकॉज समहाउ ये जो दोनों चीजें वो आपस में रिलेटेड है, क्योंकि ये ट्रिब्यूट है, एक ग्रैंड मदर के लिए, एक अपनी मदर के लिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे पोइट के बारे में। If you want then you can skip this thing because ज्यादातर अब क्वेश्चन नहीं आता है पोइट से, लेकिन क्योंकि हमने क्लास 10th में भी पोइट के बारे में अपना इंट्रो लिया था, इसलिए हम 11th में भी इसको लेंगे। चलिए हम पोइट के बारे में पढ़ते हैं। Shirley Tolson, who lives in Somerset, was drawn into the spell of Celtic Christianity as she worked on her books dealing with the oldest roots and folklore of Britain and आयरलैंड। जो हमारी पोइट है वो सॉमरसेट में रहती है एंड उसने अपनी ऊपर वर्क करा है थ्रू द क्रिश्चियनिटी, और उसकी जो बुक्स हैं वो डील करती हैं पुरानी चीजों से, जैसे कि पुराने हमारे फोकलोर्स हो गए जो कि ब्रिटेन और आयरलैंड के हैं। फोकलोर्स वो होती हैं जो कि एक डांस के थ्रू या फिर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम एक किसी भी पुरानी अपनी स्टोरीज को बताते हैं। And found herself following the routes taken on their journeys by the saints of the early church, और उसने खुद को पाया फॉलो करते हुए उस रूट पे जो कि पुराने टाइम के जो सेंट्स हैं चर्च के वो फॉलो करते थे, उसी रूट को उसने भी फॉलो करने की कोशिश करी है। उसकी कुछ और भी फेमस राइटिंग्स है जैसे कि द क्लेटिक ऑल्टरनेटिव जो कि 1987 में पब्लिश हुई थी, और एंड सेकेंड वन इज द क्लेटिक ईयर जो कि 1993 में पब्लिश हुई थी। इतना ही अभी हमें पोइट के बारे में पढ़ना, एंड एज यू नो कि अगर आप उसके बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन गो टू यूट्यूब और गूगल फॉर दैट, बट दैट विल बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज चैप्टर में अभी आपका कोई रोल नहीं है इसका। वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होगा। इफ यू वांट टू रीड देन यू कैन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोम का इंट्रोडक्शन, देन हम पोम को स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे एंड इन्फर करेंगे उसका मीनिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे पोम को पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, तो हम इतना इतना पढ़ने के बाद और उसमें जो भी चीजें दी हुई हैं उसके बाद
एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इस तरीके से हम पोम को फिनिश करेंगे। सो चलिए पहले मैं आपको पोम का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। The poem, a photograph, shows how time takes its role on life. किस तरीके से जो टाइम है वो हमारी लाइफ में बीत जाता है। We try to capture moments from life which remain as a picture in our mind, some faint, some clear. हम चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ में चीजें हो रही हैं उनको हम अपने पास कैद करके रख लें किसी भी एक मूवमेंट को, बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल। बट हम उसको अपने पास रखते भी हैं एज अ पिक्चर, because what finally left is the silence and death for the next generation to reflect upon. क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए जो रह जाता है वो सिर्फ साइलेंस और डेथ है। उनके पास देयर इज नथिंग टू हियर, देयर इज नो वन टू टेल देम, जस्ट द डेथ ऑफ द लव्ड वंस एंड द साइलेंस। एंड उनके पास जो चीजें रह जाती हैं वो सिर्फ एक फोटोग्राफ है। हमारी आने वाली जनरेशन के बारे में ये बता रहे हैं यहाँ पे। The title, a photograph, is symbolic of such pleasurable moments in life which leave an indelible imprint on our mind, and past memories keep flashing back into our mind when we look at the photograph years later. जो टाइटल है इसका फोटोग्राफ वो सिंबॉलिक है, मीन्स वो सिंबलाइज कर रहा है उन प्लेजरेबल मोमेंट्स, उन अच्छी मोमेंट्स का जो कि किसी की भी लाइफ में आती है और उसके माइंड पे एक इनडिलेबल इम्प्रिंट छोड़ जाती है। मतलब एक इनडिलेबल मीन्स जिसको हम अपने माइंड से कभी डिलीट ना कर सकें। एज यू नो दैट हमारी डेली लाइफ में कई सारे इंसिडेंट्स, कई सारे मोमेंट्स होते हैं, बट वी डो नॉट रिमेम्बर देम ऑल। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं, एंड जब हम उसको फोटोग्राफ में कुछ साल बाद दोबारा देखते हैं उस चीज को, देन वी गेट टू रिमेम्बर दैट हाँ उस दिन क्या हुआ था एंड व्हाट वाज द स्पेशल थिंग ऑन दैट डे, जो कि फोटोग्राफ की वजह से हमें याद आती है कुछ साल बाद। चेंज इज द हार्श एंड बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, एज यू नो दैट चेंज जो है दैट इज द रूल ऑफ लाइफ, एंड वो हम सबके लिए एक हार्श और एक बेटर इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। एंड एज यू नो दैट टाइम जो है वो किसी के लिए भी नहीं रुकता है। डेथ कम्स एज द ग्रेटेस्ट लेवलर, इट इज इनएविटेबल एंड ऑफ ऑल। डेथ हर किसी की होनी है, देयर इज नो वन जो कि ना मरे। एवरीथिंग हैज टू एंड वन डे। Objects of nature like the sea, the river, the brooks, and the oceans are perennial and everlasting. But human life is too short in comparison. अगर हम ह्यूमन की लाइफ को देखें और अगर हम नेचर को देखें, सो ऑफ कोर्स जो नेचर है वो काफी टाइम तक चलता रहता है, इट 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 इज एवर लास्टिंग। बट अगर हम ह्यूमन लाइफ को और नेचर को कंपेयर करें, सो ऑफ कोर्स जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है एज कंपेयर टू द नेचर। When death strikes, we humans are expected to accept the loneliness and the vacuum it creates. जब भी डेथ आती है सो जो हम ह्यूमंस हैं वी आर एक्सपेक्टेड, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक्सेप्ट कर ले एक लोनलीनेस और एक वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स एक खालीनेस, मीन्स द सेम द लोनलीनेस जो कि वो क्रिएट कर जाती है डेथ। सो यही था इसका इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन में ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी मदर को याद कर रही है बिकॉज उसकी मदर उसके साथ नहीं है अभी, एंड वो अपनी मदर की एक पुरानी फोटोग्राफ उठा के देखती है जहाँ पे उस फोटोग्राफ को देखते देखते वो अपनी मदर को पूरा अच्छे से याद करती है। तो वही हम अब स्टैंजा वाइज इसको पढ़ेंगे। Sticking to the first stanza, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. So
यहाँ पे इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। जो पहला यहाँ पे द वर्ड आ रहा है, दिस वर्ड द इज अ डेफिनेट आर्टिकल हेयर। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आपकी ग्रामर जो है वो इम्प्रूव हो सके बाय सीइंग द पोम इटसेल्फ। और जो यहाँ पे कार्डबोर्ड वर्ड है इसका मतलब है द पिक्चर, द फोटोग्राफ, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है द पिक। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट here from here, the pic. पैडलिंग का मीनिंग वॉक इन द वाटर विद बेयर फीट, मीन्स पानी में नंगे पैर चलना। और हम एक इम्प्रिंट बना देते हैं ना जब हम पानी में नंगे पैर चलते हैं इन द सैंड, तो ये वही चीज है पैडलिंग। एंड 12 years को आप अपनी जो बुक है उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज ईयर्स जो है वो पूछे जा सकते हैं आपसे आरटीसी की फॉर्म में, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर। सो ये थी जो चीजें मुझे आपको बतानी थी। और पैडलिंग का मीनिंग था आपसे लिटरेचर की जो आपकी बुक है उसमें भी पूछा गया है कि आपको पैडलिंग का और ट्रांजिशन का मीनिंग बताना है। ट्रांजिशन अभी हम आगे पढ़ेंगे, पैडलिंग का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए इस पूरे जो पैराग्राफ था इसका अब हम मीनिंग देख लेते हैं। A look at the cardboard with a photograph of her mother and her two cousins shows the poet। जो हमारी पोएट है वो एक फोटोग्राफ देखती है जहाँ पे वो क्या देखती है, एक तो उसकी मदर है वहां पे, और उसकी जो मदर है उसकी दो कजन्स हैं उस फोटो में। मीन्स इन टोटल वहां पे 3 लोग हैं, एक तो पोएट की मदर और पोएट की मदर की ही दो कजन। हाउ दे वंस वेंट पैडलिंग, जब वो एक बाई पैडलिंग के लिए गए थे तब की वो फोटोग्राफ है। पैडलिंग मैंने आपको बताया कि जब वो रेत में मीन्स चलने के लिए गए थे, दैट उसका मीनिंग वही आया कि आपने देखा होगा जब आप कभी बीच पे गए होगे कि जब आप रेत में चलते हो तो आपके पैरों के जो निशान है वो रेत में बन जाते हैं जो कि वाटर के बिल्कुल पास में होती है। सो वही चीज जो कि वो वहां पे पैडलिंग करने गए थे तब की वो फोटोग्राफ खींची हुई है। और इस फोटोग्राफ में पोइट को 3 लोग दिख रहे हैं, एक तो उसकी मदर और उसकी मदर के ही दो कजन, मतलब उसकी जो मदर है उनकी दो बहनें। हर मदर, जो पोइट की मदर है, सम 12 years of the age then was the eldest of the three। जो पोइट की जो मदर है वो उस फोटो में 12 years की है एंड वो उन तीनों में से सबसे बड़ी है। उस फोटो को देख के जो पोइट एक अंदाजा लगा रही है कि जो उसकी मदर है वो उस फोटो में 12 years की दिखाई दे रही है, और वो तीनों मतलब जो 3 वहां पे लड़कियां दिखाई दे रही है उनमें से सबसे बड़ी पोइट की ही मदर है। तो ये था यहाँ तक, जहां तक मैंने अभी रीड करा था वहां तक का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ेंगे। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transitioned feet। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए थ्री और थ्रू, थ्री एंड थ्रू, इन दोनों में टीएच का जो साउंड है वो राइम कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस आया है वो क्या है, alliteration। I'm even writing over here। Yes, so here's the word alliteration। So the और थ्री एंड थ्रू में टीएच का जो साउंड है वो कॉमन है तो इसलिए alliteration हुआ। एंड इसी लाइन में स्टूड स्टिल एंड स्माइल में एस का जो साउंड है वो मैच कर रहा है इसलिए वो भी alliteration हुआ। तो यहाँ पे दो चीजों का राइम हुआ, एक तो एस का राइम नहीं रिपीटेशन हुआ, मींस एस का और टीएच के
साउंड का, एंड दिस इज टू टेल यू दैट एलिट्रेशन डजंट मीन कि कोई वर्ड रिपीट हो रहा। एलिट्रेशन मीन्स कि किसी भी साउंड का रिपीटेशन हो, जैसे कि यहाँ पे एस और टीएच के साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। देन आगे बढ़ेंगे तो टेरिबली ट्रांजिशन फीट में, टेरिबली में टी, ट्रांजिशन में भी टी और फीट में भी टी जो है, इन तीनों में टी का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए अगेन यहाँ पे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। एंड ट्रांजिशन का मीनिंग भी आपको बताना था पोम में, तो वो है फुट इम्प्रिंट्स इन सैंड वॉश्ड अवे बाय वाटर, कि जब हम सैंड पे चलते हैं तो हमारे पैरों से हमारे पैरों के निशान जो है वो सैंड में बन जाते हैं, मगर कुछ ही टाइम बाद जब वो वाटर उस सैंड पे पड़ता है तो वो उन फुटप्रिंट्स को वॉश अवे कर देता है, मीन्स उनको हटा देता है वहां से। तो ये था इसमें ट्रांजिशन का मीनिंग। सो इतना ही आपको मुझे यहाँ पे बताना था। अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। Each one holding one of poet's mother hand stood still, smiling through their hair with to pose for the photograph their uncle clicked with his camera. मीनिंग क्या है, जो दो लड़कियां थी जो उसकी मदर के साथ थी, मीन्स उसकी जो कजन थी, उसकी मदर की जो कजन्स थी, उन्होंने उसकी मदर का हैंड पकड़ा हुआ था, दोनों ने एक एक तरफ से, एंड वो जो तीनों थी वो स्माइल कर रही थी, एंड उनके हेयर जो थे वो मतलब जैसे हम कोई फोटो खिंचवाते तो हम पोज बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से उन्होंने अपने हेयर से हेयर को सेट वेट करके एक पोज बनाया था फॉर द फोटोग्राफ जो उनके अंकल खींच रहे थे अपने कैमरा से। हर मदर हैड अ स्वीट फेस दिन, उस टाइम पे उसकी मदर का एक बहुत स्वीट सा फेस था। इट वॉज बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न, और वो कब था, जब पोएट पैदा नहीं हुई थी, मीन्स पोएट के पैदा होने से पहले उसकी मदर का जो फेस था वो काफी ज्यादा स्वीट था। द सी विच सीम्स टू हैव चेंज little since that time washed the small tender feet of these children, means और कुछ तो मीन्स बाकी सारी चीजें तो बदल गई हैं, लेकिन जो नहीं बदला वो क्या है, सी। और सी ने क्या करा, जो उन्होंने पैरों के अपने निशान बनाए थे उन सबको वो उन सारे पैरों के निशान को जो सी है उसने वॉश अवे कर दिया, उन निशानों को सी ने धो दिया और उनको हटा दिया वहां से। सो ये था यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ेंगे। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly. बेटी और डॉली जो है वो उसकी मदर की जो दो कजिन थी उनका नेम है बेटी और डॉली। She would say, and look how they dress just for the beach. इसमें अभी कुछ आज सच बताने वाला, जैसे कि मैंने आपको मीनिंग बताए थे, एलिट्रेशन या पोएटिक डिवाइसेस बताए थे, वो बताने वाला नहीं है, इसलिए हम सीधा अपने एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। टाइम पास, द मदर grew older, and some 20 or 30 years later, she would laugh at the innocence of her own childhood. टाइम बीतता और उसकी मदर जो है वो बूढ़ी हो गई, एंड कुछ 20-30 साल बाद वो उस फोटो को देख के हंसती, उस इनोसेंस को देखकर जो कि उसकी खुद की चाइल्डहुड में उन्होंने करी थी। मीन्स कुछ साल बाद जब वो उस फोटो को दोबारा देखती तो उस फोटो को देख के वो हंसती कि उन्होंने क्या क्या इनोसेंस करी थी उस टाइम पे। A look at the snapshot would remind her of that cherished moment, and laughingly she would comment at the way they were dressed for the beach. अगर वो स्नैपशॉट को देखती तो वो उसको याद आता उस अच्छी मोमेंट का, और वो हंसती एंड कमेंट करती, जो कमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सी बेटी ड्रेस जस्ट फॉर द सी बेटी एंड डॉली हाउ दे वर ड्रेस्ड अस फॉर द बीच।
इस तरीके से वो कमेंट करके हंसती कि किस तरीके से उनको बीच के लिए ड्रेस करा गया है, मीन्स कैसे उनको कपड़े पहनाए गए हैं बीच में जाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। द सी हॉलीडे वॉज her past. Mine is her laughter. Both WRY with the labored ease of laws. तो जहाँ पे wry वर्ड दिया हुआ है इसका मीनिंग हम देखें तो वो होता है ट्विस्टेड या फिर इन द मीन्स उसको मोल्ड करा हुआ इन द ह्यूमर फॉर्म। सो यहाँ पे जो की है अभी हम देखेंगे आगे चल के कि इसका मीनिंग क्या निकल के आता है। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड इज जो यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस को शो कर रहे हैं। ऑक्सीमोरॉन बिकॉज लेबर्ड मीन्स वेरी हार्ड एंड ईज मतलब इजी। तो वेरी हार्ड और इजी मीन्स दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस हुआ वो क्या हुआ, ऑक्सीमोरॉन। Why? Because two opposite meaning words are used together here. Labored means very hard और ease मतलब easy. So ये था यहाँ तक का जो मुझे आपको बताना था। अब चलिए इसके मीनिंग को देखते हैं। The poet reminisces that the sea holiday was the past of her mother, and for her, the laughter of her mother is the past now. मीन्स जो पोएट है वो रिमेंस करती है कि जो सी हॉलीडे जो था वो पास था उसकी मदर का, एंड जो उसकी मदर का जो लाफ्टर है वो जो पोएट है उसके लिए उसकी मदर का लाफ्टर जो है वो एक पास्ट है। मीन्स उसकी जो मदर है उसके लिए तो जो सी हॉलीडे था वो पास था, लेकिन जो पोएट है उसके लिए उसकी मदर का लाफ्टर पास्ट हो गया। ये आई थिंक थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं इसको लिख के आपको बताती हूँ। सो दोनों चीजें मैंने आपके लिए सामने लिख के दे दी हैं कि जो मदर है उसके लिए तो सी हॉलीडे जो है वो एक पास था, लेकिन अब नाउ जो पोएट है उसके लिए तो उसकी मदर का लाफ्टर ही अब पास्ट हो चुका है। मीन्स अब उसकी जो मदर है वो इस वर्ल्ड में नहीं रही है, उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए जो उसका लाफ्टर था उसकी मदर का वो ही उस पोएट के लिए एक पास्ट की मेमोरी बन के हो गया है। आगे बढ़ेंगे। Both the moments of the life have been permanently etched in the poet's mind with a feeling of internal loss. जो दोनों ही मोमेंट है मीन्स उसकी मदर का जो पास्ट है और जो पोएट का खुद का पास्ट है, वो दोनों ही मोमेंट जो है वो पोएट की लाइफ में एक परमानेंट एच मीन्स एक परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं, और उसकी वजह से उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो गई है इंटरनल लॉस की। मीन्स उसकी मदर का जो है वो अब डेथ हो चुकी है, वो अपनी मदर को खो चुकी है, इस वजह से उसके लिए दोनों ही चीजें एक मेमोरी बन के उसके माइंड में एक परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ चुकी है। लास्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। Now she's been dead nearly as many years that girl lived. And of this circumstance, there's nothing to say at all. It's silence, silences. So यहाँ पे भी हमारा alliteration आता है डिवाइसेस। इट्स में एस का साउंड, साइलेंस में एस का साउंड और साइलेंसेस में भी एस का साउंड, तीनों में एस का साउंड है, इस वजह से alliteration, रिपीटेशन ऑफ एस साउंड। चलिए इसका मीनिंग इन्फो करते हैं। बहुत अच्छा पैराग्राफ होने वाला है हमारे लिए, बिकॉज उसमें उसने बहुत अच्छी बात कही है, वो अभी आपको समझ में आएगी जब हम इसका मीनिंग देखेंगे। Death now has overpowered the innocence of
those moments and the pleasure they treasured. डेथ जो है उसने अब ओवर पावर कर लिया है उस इनोसेंट मोमेंट को। जैसे कि यहाँ पे लिख के भी आया था कि वो अपनी इनोसेंट मेमोरी को देख रही थी उसकी मदर। सो उस इनोसेंट मेमोरी को, उस इनोसेंट मोमेंट को अब डेथ ने ओवर पावर कर लिया है और अब वो उस प्रेशर को फील नहीं कर सकते जो कि उनको उस टाइम हुआ था। द पोएट कंक्लूड्स द पोम on a very sad note with the comment that there is nothing to say or comment upon this sad event, कि अब उसके पास इस बुरे इवेंट पे कमेंट करने के लिए और कुछ नहीं है। The silence of the death seems to prevail, and the silence seems to silence all other thoughts. कि जो साइलेंस है, जो साइलेंस है डेथ की, वो जो है उसने प्रिवेल कर लिया। प्रिवेल मीन्स ओवर पावर कर लिया है। बाकी सारी जो थॉट्स थे उसको उस डेथ ने साइलेंट कर दिया है। मीन्स इससे पहले कि उसके माइंड में और कोई थॉट आ पाए या फिर और कुछ भी आ पाए, उससे पहले उस डेथ ने ओवर पावर कर लिया है बाकी सारे थॉट्स को साइलेंट करके। मीन्स अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक लोनलीनेस, एक साइलेंस बची हुई है जो कि अब पोएट के पास है एट लास्ट। सो इस नोट पे जो कि पोएट है उसने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। लास्ट में जो साइलेंस के बारे में बताया गया है, ये एक्सप्रेस भी करते हैं ह्यूमन की हेल्पलेसनेस को इन द मैटर्स लाइक डेथ। कि जब डेथ आती है तो जो ह्यूमन है वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। तो जो यहाँ पे साइलेंस बताई गई है ये उसी हेल्पलेसनेस को यहाँ पे पोर्ट्रे कर रही है, सिंबलाइज कर रही है। So with this only question we are going to end this video. That is, briefly comment on the title of photograph. मीन्स इसमें आपको पूरी एक समराइजेशन मिल जाएगा पूरी पोम का in a very clear way and in a very easy language. So you can go for it, read it, and I hope that आप इसको अपने आप ही समझ जाएंगे because there is no hard words used over here. And on this question I'm going to end my video. We'll meet in my next video with the upcoming chapters of English. Till then, goodbye, and make sure to like, share, comment, and subscribe the channel.